In today's video, we'll discuss the solution of BCH CT 131 का जून 2024 वाला पेपर बेटा. So let us begin with the first question. What are the main postulates of Bohr's atomic theory? तो अगर हम Bohr's atomic theory की बात करें ना, देखो Rutherford was the one जिन्होंने बताया था from his experiment alpha particle scattering experiment जो करा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. बट देयर वाज अ लिमिटेशन कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो क्या वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं. तो दिस वाज क्लैरिफाइड बाय बोहर ने बोला एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्बिट ऑफ डेफिनाइट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी. मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है. तो बेसिकली हर ऑर्बिट जो है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट है. स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है. इलेक्ट्रॉन जब उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे. द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज अलाउड इन द ऑर्बिट. Whereas while in an orbit, the angular momentum of the electron, that is MVR, जो angular momentum है, angular momentum जो है, it is the multiple of h by 2 pi. अब वो h by 2 pi का मल्टीपल है, मतलब n into h by 2 pi. Whereas n क्या है? n रिप्रेजेंट टू द नंबर ऑफ शेल. जैसे अगर वो k शेल में है तो n की वैल्यू हो गई 1, l शेल में है तो n की वैल्यू हो गई 2, सिमिलरली 3 and 4. बेसिकली एम एंड वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड मास. आर जो है वो उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. और एन जो है, एन रेफर्स टू द एन रेफर्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. लेट्स से अगर के शेल है तो एन की वैल्यू हो गई 1, एल शेल है तो एन की वैल्यू हो गई 2, एम शेल के लिए 3 और एन शेल के लिए 4. ठीक है. एच इज द Planck's constant. H क्या है हमारा? Planck's constant है. Each spectral line is produced by single electron. When an electron jumps from one orbit to another, radiation of definite frequency is emitted or absorbed, giving rise to definite spectral line. तो basically जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से या एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक रेडिएशन है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है जो या तो उसने एमिट करी है या फिर उसने अब्जॉर्ब करी है. तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तब हमें क्या देखने के लिए मिलेगी? एक स्पेक्ट्रल लाइन देखने के लिए मिलेगी. और इस स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेट करती है? डिफरेंस इन एनर्जी से. मतलब वो कौन सी शेल से, लेट्स से वो थर्ड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है तो जो चेंज इन एनर्जी है वो किससे रिलेट करती है? फ्रीक्वेंसी से. ठीक है. बिटवीन इनिशियल एंड लेवल, इनिशियल एंड फाइनल लेवल. तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू वेलोसिटी. और वेलोसिटी को हम यहाँ पे चेंज करके क्या लिख सकते हैं? सी इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो हमारे पास डेल्टा ई का फॉर्मूला हो गया एच सी म्यू. So the next question is what is the energy of an electron if n is equal to infinite. अगर n मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट शेल के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी वैल्यू क्या होगी? उसकी एनर्जी वैल्यू बेटा सीधा सीधा क्या होगी? 0. किसी भी nth शेल के अंदर अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ये. ठीक है. z² e⁴ m8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर. सो बेसिकली इस फॉर्मूला पे अगर आप देखो तो एन की जो वैल्यू है वो किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब कि 1 बाय इन्फिनिटी की वैल्यू होती है बेटा 0, तो 0 का स्क्वायर विल बी 0. ठीक है. तो एनएच शेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है. यहाँ पे देयर आर मेनी वैल्यूज विच आर कांस्टेंट. जैसे जेड हमने मान के चला कि लेट्स से हम हाइड्रोजन के लिए अगर कंसिडर कर रहे हैं तो जेड हो गया 1. इलेक्ट्रॉन की हमने वैल्यू पुट कर दी 1.6 इंटू 10⁻². उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिल कर दी, प्लैंक्स कांस्टेंट फिल कर दिया. तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला डिड्यूस हो गया है कि एनएच शेल के अंदर अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो -2.178 सॉरी इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे इन्फिनाइट पुट करेंगे तो हमारी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. The next question is state Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle में उन्होंने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन. एक ही टाइम में ये इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना. क्या इम्पॉसिबल है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन या एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब पोजिशन और मोमेंटम को एक ही टाइम पे करेक्टली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है. या तो हम पोजीशन को करेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं या तो मोमेंटम को. जितना एक्यूरेट हम पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे मोमेंटम की डिटर्मिनेशन की एक्यूरेसी उतनी कम होती जाएगी एंड वाइस वर्सा. द अनसर्टेनिटीज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज वेरीज इनवर्सली. ये जो अनसर्टेनिटी है दोनों को फाइंड आउट करने में वो इनवर्सली वेरी करती है. दैट मीन्स अगर एक की वैल्यू को लेकर हम सर्टेन है, एक की वैल्यू हमारे पास फिक्स है और एक्यूरेट है, तो दूसरे की वैल्यू हमारे पास उतनी ही कम एक्यूरेट होगी. सो दैट इफ वन इज डिटरमाइंड फेयरली एक्यूरेटली द अदर वन मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंगली less accurate. In the case of an electron, the product of the uncertainty of position and the uncertainty of momentum is equal to Planck's constant. और यही अगर हम डेल्टा px की मतलब चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन की अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? Planck's constant. तो एक बार दोबारा से अगर हम डेफिनेशन की बात करें उनके लॉ की, तो मेन डेफिनेशन है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम.
ठीक है जी। तो एक ही एक्सिस में अगर सपोज करो, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं लेकिन हम मोमेंटम वाई एक्सिस वाला डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो दोनों एक्यूरेट होंगी। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के ही अलोंग हम पोजीशन भी डिटरमाइन करें और मोमेंटम भी डिटरमाइन करें, तो दोनों चीजें सेम टाइम पे एक्यूरेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन के हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो नाइट्रेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, NO3-। अब इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो एक बेसिक जो सबसे कम तीन, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। तो हमने नाइट्रोजन को रखा सेंटर में और ऑक्सीजन को साइड में। ठीक है, अब उसके बाद हम टोटल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 3 ऑक्सीजन है तो टोटल कितने हो गए? 18 प्लस 5 दैट इज 23, प्लस इसके ऊपर एक माइनस चार्ज भी है तो एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज कितने हो गए? 24। तो अब अगर हम 24 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इस पे और इस पे, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इधर भी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब तीनों ऑक्सीजन पे हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब अगर हम बात करते हैं मेन बॉन्डिंग की, क्योंकि देखो रेजोनेंस क्या होता है बेटा? रेजोनेंस होता है, एक सेकेंड, डी लोकलाइजेशन ऑफ, यस, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये डीलोकलाइजेशन होती कहाँ है? ये डीलोकलाइजेशन होती है जहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट। हमारा सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे हमने सेंटर में बनाया, इधर बने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये जितने भी तीनों ऑक्सीजन है इनकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो रही है, बट नाइट्रोजन के अगर 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो उसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि नाइट्रोजन को क्या जरूरत है? नाइट्रोजन को जरूरत है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन बनाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है जी। चलो, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड बन गया तो सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करने की जरूरत है किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और किसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से अटैच है उनके ऊपर चार्ज आ रहा है नेगेटिव। चार्ज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं जितने बॉन्ड्स उसने बनाए हैं और जितने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ठीक है। तो जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बना दिए? 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड्स बनाए। उसके अलावा इसके पास क्या और कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में? नहीं, 0। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? 1 का। सिमिलरली अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं, इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 2। इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, क्योंकि वो जो एक था वो तो बॉन्डिंग में चला गया। तो यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो 6 - 6, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? 0। उसी तरह अगर सपोज करो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के चार्ज निकालने की बात करूं जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6। उसमें से हमने माइनस कर दिया बॉन्ड, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1। उसके बाद हमने माइनस कर दिया इसमें से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 6 - 5, हमारे पास चार्ज कितना आ गया? 1। नो नो नो, देयर इज अ एरर, रुको। इस वाले ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? 1। और इसके पास जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बेटा वो 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 6। 6 - 7, द आंसर इज -1। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? -1। जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो सबसे सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन, उसके ऊपर भी नेट चार्ज कितना आ रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया कि हमने सेंट्रल में लगा लिया नाइट्रोजन को, साइड में ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड बनेगा और हमने हर किसी का चार्ज भी डिटरमाइन कर दिया। अब ये तीनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जब भी सिंगल और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट फॉर्म में होते हैं तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो बेसिकली होगा क्या? ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? वो इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुल कर लेगा, ठीक है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुल कर लिया और यहाँ से जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर था वो इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो इधर चले गए, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हमारे पास आ गया एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। उसी तरह इससे इसमें भी हो सकता है कि जैसे अब सपोज करो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा था, ये भी तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है, जो दूसरा ऑक्सीजन है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इधर डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आके डबल बॉन्ड बना दे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो दीज आर बेसिकली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है। और इसका अगर हम एक कॉमन फॉर्म बनाते हैं तो इट इज समवट लाइक दिस, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और आप डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड दिखा दोगे, कैनोनिकल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम, डज इट फॉलो ऑफ वो प्रिंसिपल, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। तो बेसिकली नियोबियम जो है वो एक्चुअली ऑफ वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विच आर नॉट प्रेडिक्टेड बाय ऑफ वो प्रिंसिपल एंड दे डू नॉट हैव हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ऐसा भी नहीं है कि हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं या जो ऑफ वो प्रिंसिपल के लिए एक्सेप्शंस है। द एग्जांपल ऑफ सच एलिमेंट्स आर नियोबियम, रुथेनियम एंड रोडियम एंड प्लैटिनम। तो बेसिकली 4 हो गए, नियोबियम, रुथेनियम, रोडियम एंड प्लैटिनम। अगर हम बात करें नियोबियम की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 41। अगर हम फिल करना स्टार्ट करें तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर उसके बाद 4x6 5s1 और 4d4। अब बेटा होना क्या चाहिए, ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले 5s वाली शेल फिल होनी चाहिए, उसके बाद 4d फिल होना चाहिए। तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे पास 5s2 और यहाँ पे 4d3 होना चाहिए था, ठीक है। 5s वाले में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 4d वाले में हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 3। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, क्योंकि ये पार्शियल होने की वजह से, जब ये ज़्यादा पार्शियल होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर जाता है और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 5s1 4d4। सिमिलरली ये जब भी डी ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे फिल्ड नहीं है, अगर हमारे पास रुथेनियम की बात करें तो रुथेनियम में भी कितना आ रहा है 44, 4s तक तो सारा सही है, लास्ट में हमारे पास बचना चाहिए 5s2 4d6। एक सेकेंड, लेट मी रीज दिस। तो हमारे पास आना चाहिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4d में 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, हमारे पास आ जाता है 5s1 4d7। सिमिलर फॉर रोडियम, रोडियम के अंदर भी यही हो रहा है, उसका एटॉमिक नंबर 45 है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है 5s1 4d8। द एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इन दीज एलिमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है एंड देयर आर चांसेस, रिपल्शन तो अब हर केस में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये जंप करे और दूसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाए, ठीक है जी। सो द ऑफ प्रिंसिपल इन जर्मन वर्ड्स, द ऑफ मींस बिल्डिंग अप। ऑफ प्रिंसिपल स्टेट करता है दैट ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को फिल करते वक्त जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है वो पहले फिल करेंगे, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल करेंगे। और ये एनर्जी हम n+l रूल से डिटरमाइन करते हैं, आई गेस आपको पता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर उसके बाद 3d, देन 4p 5s 4d। तो यहाँ पे 5s और 4d, पहले 5s2 फिल होने के बाद फिर 4d में फिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 5s में सिर्फ 1 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4d के अंदर एक्चुअली वो जंप करके चला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं जो सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और इसका यूनिट होता है kg/mol। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, दैट इज सेकंड थर्ड एंड हायर आयनाइजेशन एनर्जीज कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। सपोज करो एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं फिर दूसरा, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करा उसको हमने बोल दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको बोल देंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। उसके बाद it is also observed that the second ionization energy is larger than the first ionization energy। जो second ionization energy है वो first वाली से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन है 282। जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अब ये क्या बन गया Mg+, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कीटायन में से एक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो अब हमें ये तो पता है 12 में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, नाउ इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 281। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें पहले वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज देयर इज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लार्जर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सिंस ड्यूरिंग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और नॉर्मली अगर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी मेंशन नहीं होता, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी बोला हुआ है, तो उस आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड गिव रीजन। अब ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 1314 किलोजूल पर मोल, नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है 1403 किलोजूल पर मोल। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन होता है 8। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, जिसको हम इस तरह बना सकते हैं 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2 2p4 विच इज लाइक दिस। अब हमें ये पता है कि फुल्ली फिल्ड
और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स ये जो है नाइट्रोजन जो है इसका जो 2p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, वो हाफ फिल्ड है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है और इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसीलिए ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। द हाफ filled and fully filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. Thus, nitrogen with exactly half filled p orbital is more stable than carbon and oxygen, which has partially filled orbitals. Hence, ionization of energy of nitrogen is larger than that of carbon and oxygen. And for same reason, इसी reason की वजह नियॉन विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैज लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी दैन फ्लोरीन। जिनके फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे उनमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना इज अ बिग टास्क और बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग ऑल स्टेप्स राइट द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर या लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। किसी भी एलिमेंट का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे भी हमने नाइट्रेट में आइडेंटिफाई करा था ना कि पहले जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको सेंटर में लिख के जो बाकी के उनको साइड पे लिखो, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे भी बेटा वही रूल्स होते हैं बेसिकली। यस, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो दो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 12। सो देर आर टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया। स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम होता है उसकी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सेंट्रल एटम होगा, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर। उसके बाद हमने इनके बीच में सिंगल बॉन्ड से इनको ज्वाइन करा। अब जब सिंगल बॉन्ड से हमने ज्वाइन कर दिया तो एक बॉन्ड जब बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 4। दैट मीन्स टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बॉन्डिंग के लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? इक्वली इन दोनों पे डिवाइड कर देंगे। सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, उसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने सेंट्रल एटम में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको लिखा, फिर हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच करा एलिमेंट्स को, फिर हमने रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करे, 16 में से 4 माइनस करा, वी गॉट 12। अब हमने क्या करा, जितने भी रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पेरिफेरल एटम्स में, ठीक है, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कार्बन क्या होता है? कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली ये जो लोन पेयर्स हैं ये यहाँ पे हेल्प करेंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो दैट कार्बन की भी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए। Central atom has 4 electrons. It is short of 4 electrons for octet. We move 2 lone pairs, one from each oxygen to the central atom and create double bond. तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से एक लोन पेयर गया, यहाँ से एक लोन पेयर गया और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब इससे कार्बन से ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसीज जो है वो कंप्लीट। अगर आप नाइट्रेट को याद करो तो सिमिलर थिंग हैपेंस इन नाइट्रेट। नाइट्रोजन को हमने 3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करा सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी बट नाइट्रोजन की नहीं हो रही थी। तो यहाँ से एक लोन पेयर की हेल्प से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और उस डबल बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है। सो लेट अस टेक द ब्रीफ लुक एट द थ्योरी, जिसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू गेट द टोटल नंबर। तो हर एलिमेंट के एटम के हमने अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करे और उनको टोटल कर दिया। फॉर पॉलीएटमिक एनायन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज एडेड टू द टोटल एंड फॉर केटायन द पॉजिटिव चार्जेस सब्ट्रैक्टेड। जैसे नाइट्रेट था, नाइट्रेट NO3 माइनस है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसके आए थे 5 और 18 23 आए थे, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है, राइट द स्केलेटन स्ट्रक्चर। हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखा। स्केलेटल स्ट्रक्चर में हमने जो सेंट्रल एटम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और बाकी एलिमेंट्स को आसपास लगा देते हैं। एज द एटम मस्ट बी बॉन्डेड एट लीस्ट अ सिंगल बॉन्ड, तो हमने सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना लिए। उसके बाद हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनको माइनस करा ताकि हमें क्या पता चल जाए? रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उन रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पेरिफेरल एटम्स में, मतलब कि जो एटम सराउंड कर रहे थे सेंट्रल एटम को। डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन पेयर्स टू द सेंट्रल एटम और एटम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स already distributed from the total valence electron. Distribution is first done on the peripheral atom और फिर भी अगर बच जाते हैं तो सेंट्रल एटम के पास आते हैं। If the central atom has lesser than 8 इलेक्ट्रॉन, अगर सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमें मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली अगर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स है, देयर मे बी डबल बॉन्ड एंड इफ द शॉर्टेज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हो सकता है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने या 2 डबल बॉन्ड बने। द ऑक्टेट ऑन द सेंट्रल एटम कैन बी कंप्लीटेड बाय मूविंग वन और मोर लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग एटम। जैसे हमने यहाँ पे करा था कि कार्बन का जो एक लोन पेयर था इधर से और सराउंडिंग एटम का एक लोन पेयर इधर से चला गया और लोन पेयर की वजह से उसके डबल बॉन्ड्स बन गए। दिस स्टेप इज टू बी अप्लाइड इफ ऑल द एटम्स हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल लेफ्ट। अगर स्टिल कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, मान लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टिल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गए, द लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल एटम इवन इफ दे गेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं तब भी जो लोन पेयर होगा या जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंट्रल एटम के पास आएंगे।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जैसे CO2 का वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, तो देयर आर चांसेस कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो आपको बोलेंगे कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ या सल्फर टेट्राफ्लोराइड की हेल्प से बताओ कि लूज स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगेन हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करे सल्फर के 6, 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के पास 7 होता है, तो 4 फ्लोरीन के हो गए 28, टोटल हो गए 34। हमने उसकी स्केलेटल एटम जो सल्फर है वो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसको सेंटर में रखा, सिंगल बॉन्ड्स बनाए। अगर अब सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे देखें तो जो फ्लोरीन है उनकी वैलेंसीज कंप्लीट है और जो सल्फर है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो स्टेप 5 जो था वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हमें यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1 लोन पेयर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे काउंट करो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे 34। अब अगर हम इसमें काउंट करें हमारे पास हर फ्लोरीन के पास कितने हैं 6 है क्योंकि 3 लोन पेयर्स है, तो कितने हो गए 18। प्लस सल्फर और फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 4 बॉन्ड्स, तो 4 बॉन्ड मतलब इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम 18 प्लस 8 करते हैं हमारे पास कितना बचा, सॉरी 18 नहीं 6 इंटू 3 नहीं है, दिस इज 6 इंटू 4, सो दिस इज 24, 24 प्लस 8 हमारे पास हुआ 32। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 34, एक लोन पेयर बच गया तो वो किसके पास आएगा सेंट्रल एटम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अलग अलग टाइप के जो क्वांटम नंबर्स है वो बेसिकली 4 होते हैं। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो मेन एनर्जी लेवल को, जैसे कौन सी शेल है KLMN कौन सी शेल है उसको डिस्क्राइब करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम को और शेप ऑफ द ऑर्बिटल को। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड एज द सब लेवल ऑफ द मेजर एनर्जी लेवल, मतलब जो हमारी शेल है K या L उसके अंदर जो सब शेल्स होती है लाइक SPD ऑर्बिटल्स जो होते हैं that are given by azimuthal quantum number. When L is equal to 0 ऑर्बिटल क्या होगा S and is spherical in shape। अगर L की वैल्यू azimuthal quantum number की वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा p ऑर्बिटल, अगर वैल्यू 2 है या 3 है तो हो जाएगा d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द पॉसिबल क्वांटाइज्ड ओरिएंटेशंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर जो उसकी ओरिएंटेशन है वो किस हिसाब से उसका एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे वो कैसे अरेंज्ड है, दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं S से, which is spin quantum number, which arises from the spectral evidence that any electron moving around the nucleus will spin or rotate about its own axis. It will then behave like a small magnet. The spinning of electron affect the angular momentum and hence the energy. The spinning can be clockwise or anti-clockwise. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अगर एक ऑर्बिट के अंदर ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज तो हम इसको प्लस और माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इसका ब्रीफ में आप देख सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दे रहा है मेजर एनर्जी लेवल, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें बता रहा है एंगुलर मोमेंटम और शेप ऑफ द ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें ओरिएंटेशन बताता है एंगुलर मोमेंटम की, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन बताता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं n से, उसकी वैल्यूज होती है 1 2 3 4। एज एंगुलर मोमेंटम नंबर यहाँ पे एजीमुथल मोमेंटम नंबर जो होता है उसको डिनोट करते हैं L से, उसकी वैल्यू यूजुअली होती है n-1, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L से लेकर +L तक वेरी कर सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी +½ और -½ क्लॉकवाइज है तो +½ बोल देंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ अगर हम इसको डिटेल में देखें लाइक अगर कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 मतलब के शेल के अंदर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है n-1, तो मतलब सिर्फ 0 हो सकता है विच इज s ऑर्बिटल। यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या होती है -L to +L, अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी हो गई 0, एंड स्पिन कैन बी +2 और -2। ठीक है, इसी तरह आप बाकी ऑर्बिटल्स के लिए भी देख सकते हो। Next question. Short note on the following, that is linear combination of atomic orbitals या application of Schrödinger equation. So बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा क्या होता है, जब दो ऑर्बिट्स आपस में कंबाइन करते हैं, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल कोई दो एलिमेंट मान लो जैसे अभी हमने देखा सल्फर और फ्लोरीन जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके आपस में ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, शेल्स हैं। जैसे फ्लोरीन का नंबर होता है 9, तो दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p5। उसी तरह सल्फर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, तो जब ये कंबाइन कर रहे हैं इनके p ऑर्बिटल्स, क्योंकि बाकी के उससे पहले के ऑर्बिटल्स तो फेल है, सॉरी इसके पहले के ऑर्बिटल्स तो फेल है, तो बेसिकली क्या होगा इसके p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। अब जब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अगर हम इसके वेव नेचर को स्टडी करें, अगर सेम टाइप के वेव्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, तो उससे जो वेव होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ये जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर उल्टा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तब जब कंबाइन होकर वेव बनेगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगी। तो दैट मीन्स जब एटम्स कंबाइन करते हैं, जब ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उनकी जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, पहली चीज
अगर वो एक ही इंटरफेस में जा रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इस बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो होते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम केमिस्ट्री। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, आई गेस आपने पढ़ा हुआ होगा या किसी ना किसी पेपर में या किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बेसिकली जब हम मॉलिक्यूल लिखते हैं उनकी कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो थ्योरी हमें मिली, दैट इज फ्रॉम LCA। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स आर डिस्क्राइब्ड एज वेव फंक्शन। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस बिहेवियर को शो कर रहा है, वेव फंक्शन को। व्हेन दीज वेव फंक्शंस इंटरफेयर, जब ये वेव फंक्शंस कंबाइन करते हैं तो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जॉन लेनार्ड जोन्स इन 1929 विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन्होंने H2 O2 N2 इनके अंदर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल समझाए। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये एक मेथड है जिसके अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम दिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ कैसे सुपर इम्पोज करते हैं। Where destructive interference of two atomic wave functions produces non-bonding molecular orbital and whereas constructive interference producing bonding। तो यहाँ पे bonding molecular orbital बनते हैं जिनको हम BMO बोलते हैं, और anti bonding molecular orbitals भी बनते हैं। ठीक है, अगर हम रूल्स की बात करें, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी। द मॉलिक्यूल, जैसे S वाला ऑर्बिटल S के साथ कंबाइन करेगा, P वाला ऑर्बिटल P के साथ कंबाइन करेगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर about to combine should have the same or nearly the same energy. L orbital of an atom can combine with the other orbital of another atom but cannot combine as they have noticeable energy difference। लेकिन वो ऐसे किसी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं करेगा जिसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। प्रॉपर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इफ एंड ओनली इफ ओवरलैपिंग इज प्रॉपर। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी इंक्रीज होगी। Same symmetry about the molecular axis. The combining atomic orbital should have the same symmetry around the molecular axis, otherwise जो उनकी electron density है वो sparse हो जाएगी, वो फैल जाएगी। Like all the molecular orbitals of the same energy, but the orbital of an atom can combine with orbital of another atom। एक orbital एक atom का, let's say अगर सल्फर का एक orbital है तो वो फ्लोराइड के orbit के साथ combine कर रहा है अगर उनकी same energy है। Do not think that orbitals can combine because they have different axes of symmetry। Generally the axis is x axis is considered as the molecular, z axis is considered as the molecular axis of symmetry। तो उनकी जो axis of symmetry है वो same होनी चाहिए। For the formation of proper molecular orbital, proper energy, proper orientation are required। For the proper orientation, the molecular orbital should have proper overlapping and same molecular axis। जैसे कि I guess आपको पता होगा, हम p orbital पढ़ते हैं, इसको to be specific हम px py और pz पढ़ते हैं। तो अगर एक p ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो x वाला x के साथ कंबाइन करेगा, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ। मतलब जो उनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो उनकी ओरिएंटेशन है, वो भी सेम होनी चाहिए ओवरलैपिंग के टाइम पे। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट LCAO। आप चाहो तो इसको रीड करके या गूगल से शॉर्ट नोट्स निकाल के उससे लर्न कर सकते हो अगर आपको ये वाला पार्ट लंबा लग रहा है तो। बट हाँ, इन आई प्रॉमिस कि किसी एक वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे जहाँ पे हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, देन आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। लेट अस नाउ यू श्रोडिंगर इक्वेशन, बेटा ये है, दिस इज आवर श्रोडिंगर इक्वेशन। सिंस द हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज h फॉर द सिस्टम, द कॉरेस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द सिस्टम, द सोल्यूशन गिव्स वेव फंक्शन एज ऑलरेडी मेंशन। ओनली दोज वेव फंक्शंस आर एक्सेप्टेबल व्हिच आर वेल बिहेव्ड, दैट इज सिंगल वैल्यूड, कंटीन्यूअस एंड फाइनाइट। सच सॉल्यूशंस आर नोन एज एगन फंक्शंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज आर नोन एज एगन वैल्यूज। तो हमारे पास वेव फंक्शन मतलब हमारे पास वही साई की वैल्यूज होने चाहिए जो कि कंटीन्यूअस हो, फाइनाइट हो और सिंगल वैल्यूड हो। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज कंटेन इन इट्स वेव फंक्शन। पूरे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके वेव फंक्शन में होती है, जो हमें बताता है कि उसकी बाकी की पोजिशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी चीजें कैसे निकालनी है। जैसे कि डेविएशन इन वेव फंक्शन अपॉन एक्स एक्सिस अगर हम करके देखेंगे या वाई या जेड विद सम कांस्टेंट, उससे हमें पता चलेगा कि जो टोटल आ रहा है डायनामिक्स का वो कितना आ रहा है, 0। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ पिक्चर अबाउट कि हाँ जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। उसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिपिक्ट करने के लिए पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, डायनामिक, जो चेंजिंग वेरिएबल्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन हम वही वेव फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करेंगे जो वेव फंक्शंस वेल बिहेव्ड होंगे। वेल बिहेव का मतलब है जिनकी सिंगल वैल्यू होगी, कंटिन्यूस होंगे और फाइनाइट होंगे।
with this we are done with the first part of this paper. तो इसका जो second part है जिसमें हम GOC General Organic Chemistry, aliphatic hydrocarbons वगैरह इन सब के बारे में पढ़ते हैं, we'll discuss in the next video. If you have any doubt, feel free to put that in the comment section. अगर कोई query है तो आप comment section में डाल सकते हो, or you can drop me an email. Thank you for watching. All the best for your exam.